channel. My name is Sunil Kumar, and in this video we are going to do the third chapter of ninth class of science, the atoms and molecules. So in the previous video we have done the atoms, molecules, ionic compounds, covalent compounds, and the एटमोसिटी के बारे में बात कर चुके हैं. इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Dalton's atomic theory. So there are some postulate of Dalton's atomic theory which was given by John Dalton. So the first is atom is the smallest part of matter which is indivisible, जो कि indivisible है, यानी कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है. सेकेंड, एटम इज neither created nor destroyed, कि एटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है. थर्ड वन, different atoms have different mass and structure. यानी कि अलग अलग एटम्स होते हैं, उनका अलग अलग मास होता है. जैसे हाइड्रोजन के बारे में बात करें, हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1 यूनिट. यदि कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन का 12 यूनिट. सो डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट मासेस. फोर्थ पॉइंट, इन ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स combine together in a fixed proportion. किसी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस के अंदर क्या होते हैं, एड अप होते हैं. सो दीज आर सम बेसिक पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बट it does not hold good, because it is true that the smallest part of the matter is atom, but it is indivisible. That's not true. There are subatomic particles of atoms which are further discovered by different scientists. अलग अलग scientists ने इनको discover किया था. So if we talk about that atom is indivisible, it is not true. It is divisible into 3 parts. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. द प्रोटॉन, द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूट्रॉन. ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आर द सब पार्टिकल्स ऑफ द एटम. सो दिस थ्योरी डजंट होल्ड गुड. उसके बाद हम बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में. ठीक है, What are the laws of chemical combination? यानी कि जो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो किस तरीके से कंबाइन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. फर्स्ट हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास.
So this law was introduced by the Lavoisier, and the experimental proof of this law was given by Landolt. So I am writing in the short form that this law was introduced by Lavoisier and experimental proof was given by Landolt. ठीक है, लैंडोल्ट ने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, यदि कोई केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, देन द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इन ए केमिकल चेंज, the mass of reactant is always equal to the mass of product. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक मास है हमारे पास 12 ग्राम। ऑक्सीजन सिंगल एटम का होता है 16, यहाँ पर 2 एटम है 32 ग्राम, एंड इट विल बी 32 प्लस 12, हमारे पास कितना हो गया 44 ग्राम। इधर बात करते हैं, कार्बन का कितना हो गया 12 प्लस 16 टू जा 32, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 44 ग्राम। तो दोनों तरफ आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होगा वो क्या होगा, इक्वल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी बोलते हैं हम, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मास को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एवरी लॉ हैज सम लिमिटेशंस, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही दिस लॉ डजंट होल्ड गुड फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शंस। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनके ऊपर ये लॉ अच्छे से काम नहीं करता है। दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के में ये जो लॉ है वो अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनिट प्रोपोर्शन। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सेकंड इज law of definite proportion or combination. So this law was introduced by the Proust. ये जो लॉ है वो प्रोस्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि मान लो आपके पास कोई एक कंपाउंड है, आप उसको किसी भी तरीके से बनाओ, ठीक है, तो उसके एलिमेंट्स का जो रेशियो रहेगा बाय मास वो हमेशा डेफिनेट वही रहेगा। ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इन ए chemical compound the ratio their elements
always have same ratio by mass no matter how it is prepared. ठीक है, यानी कि ये क्या कहता है कि किसी केमिकल कंपाउंड में उसके एलिमेंट्स का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा बाय मास, चाहे वो किसी भी तरीके से बनाया गया हो। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O। उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल है मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास सोडियम है, यहाँ पर क्लोरीन है, NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमारे पास क्या मिला है, हमें वाटर मिला है। ठीक है, दोनों केसेस के अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट, देयर आर 2 एटम्स, इट इज 2। यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, सो द सिंपल रेशियो विल बी 1:8। जो सिंपल रेशियो है क्या हो गया, 1:8। तो आप चाहे इस केस में देख लो चाहे इस केस में देख लो, इसके एलिमेंट्स का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 1:8 रहेगा। ठीक है, the next is law of multiple proportion, and this law was introduced by John Dalton. The third one is law of multiple proportion. This law was introduced by John Dalton. Introduced by John Dalton. So, what this law states, if two elements combine together to form more than one compound, यदि दो एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं, then the element with different masses bears a simple ratio to one another to the element combined in fixed ratio. यदि दो एलिमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो जो एलिमेंट जिस मान लो एग्जाम्पल दे के बात करते हैं एक बार, ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टूड कर पाओ। हम चलिए बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की। यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखेंगे। तो फर्स्ट वी हैव N2O, सेकेंड इज N2O2, ठीक है, सिंपली known as NO. The empirical formula will be NO, N2O3,
N2O4 N2O5। यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे। नाइट्रोजन के सिंगल एटम का होता है 14, दो हैं 28, नेक्स्ट 28, नेक्स्ट 28, नेक्स्ट 28, in the fifth one this is also 28। but if we talk about the oxygen, यहाँ पर देखो पांचों के पांचों कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन है वो फिक्स्ड है, इनके एक एलिमेंट का जो मास रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। सो और जिसका चेंज हो रहा है दैट इज ऑक्सीजन। यहाँ पर 16 हो गया, आफ्टर दैट 32, तीन का हो जाएगा 48, 64, 80। और यहाँ पर यदि ऑक्सीजन के एटम्स का यदि हम क्या निकालें, रेशो निकालें, दैट विल बी द सिंपलेस्ट रेशो, दैट इज 1:2:3:4:5। द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। Fourth one, law of reciprocal proportion. This law was introduced by the Richter. इसके अंदर मान लो हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, ए, बी और सी। ठीक है, एलिमेंट ए बी के साथ कंबाइन हो रहा है, बी सी के साथ कंबाइन हो रहा है, और कुछ ऐसा हो जाए कि ए और सी भी कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम ए और बी से, ए और बी जब कंबाइन हुए थे, बी और सी कंबाइन हुए थे, तब ए और सी का रेशो निकालेंगे, और बाद में डायरेक्टली जब उनको एड अप किया गया ए और सी को, तो वो जो रेशो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इसमें हम ए को मान लेते हैं, चलो हमारे पास है कार्बन, बी इज हाइड्रोजन एंड सी इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए और बी को ऐड करते हैं, दैट इज कार्बन प्लस हाइड्रोजन विच विल गिव यू CH4। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एड अप होते हैं तो हमारे पास जनरली क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो यहाँ पर देखो CH4, कार्बन 12, हाइड्रोजन एक होता है, मल्टीप्लाई बाई 4, 12:4 आ गया। अब वाटर की बात करते हैं, दैट इज H2O, हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 16। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का रेशो कितना है, 4, यहाँ पर हाइड्रोजन का रेशो कितना है, 2 है। यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सेम रेशो हो जाएगा, दैट विल बी 12:4 एंड 4:32। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रेशो हमने इक्वल कर लिया है, ये 4 और 4 आ गया। अब कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो कितना आ गया हमारे पास, 12:32। अब ए और सी को कंबाइन करते हैं। ए क्या है हमारे पास, कार्बन, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन को जब आप कंबाइन करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। कार्बन का रेशो कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास इज 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, बट देयर आर 2 एटम्स, इट इज 32। So the ratio will be the same as per the law of reciprocal proportion. So इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। If you like my video, please share, comment and subscribe to my channel. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे।